नमस्ते। तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 6 और अध्याय 6 में जो पहली कहानी है उसका नाम है द 100 ड्रेसेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने अध्याय 5 में भी यही कहानी पढ़ी थी, तो अब हम अध्याय 6 में वही कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, अध्याय 6 में जो हमने कहानी पढ़ी थी अध्याय 5 में जो हमने कहानी पढ़ी थी द 100 ड्रेसेस, उसके 2 भाग थे। जो पहला भाग था वो हमने अध्याय 5 में पढ़ा था और अब जो उसका दूसरा भाग है वो हम अध्याय 6 में पढ़ने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे इस कहानी के सामने 2 लिखा हुआ है। तो अब आपको अगर पिछली कहानी याद हो जो हमने अध्याय 5 में पढ़ी थी, जो उसका पहला भाग पढ़ा था, तो उसमें हमने अंत में पढ़ा था कि वांडा ने जो ड्राइंग की प्रतियोगिता है, जो चित्र बनाने की प्रतियोगिता है, वो जीत ली थी, पर वह अभी भी कक्षा में नहीं मौजूद थी, वो स्कूल नहीं आ रही थी। अब ये तो बहुत एक अटपटी एंडिंग होगी ना कहानी की, ये तो अच्छी नहीं है। तो इसीलिए अब अध्याय 6 में हम आगे देखेंगे कि वांडा जब प्रतियोगिता जीत गई, उसके बाद क्या होता है? क्या वो स्कूल आती है? और अगर आती है तो क्या होता है? या अगर वो नहीं आती है तो ऐसा क्यों है? तो इस कहानी में हम ये देखेंगे। अब हम इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो इसके लेखक हैं एलिनोर एस्टेस, उनके बारे में वापस से एक बार याद कर लेते हैं कि वह कौन थी। तो एलिनोर एस्टेस एक अमेरिकी बच्चों के लेखक और बच्चों की लाइब्रेरियन थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वह अमेरिकी बच्चों के लिए कहानियां लिखा करती थी और जो पुस्तकालय है वहां काम करती थी लाइब्रेरियन की तरह। उनकी पुस्तक जिंजर पाई, जिसके लिए उन्होंने चित्र भी बनाए, ने न्यूबेरी मेडल जीता। तो उनकी जो पुस्तक थी जिंजर पाई, उन्होंने उसके लिए चित्र भी बनाए थे उस कहानी में, जिसकी वजह से उन्हें न्यूबेरी मेडल मिला था, यानी कि पुरस्कार मिला था। अब हम इस कहानी के विषय पर आ जाते हैं कि ये जो दूसरा भाग है वो किस बारे में है। तो यह कहानी अमेरिका में पॉलिश के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के बारे में एक संदेश देती है। तो यानी कि अमेरिका में आपको जो वांडा थी, वो एक पॉलिश लड़की थी जो कि अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहने आ गई थी। अब हमें दिखेगा कैसे इस कहानी में नस्लीय भेदभाव हो रहा है, यानी कि रंग की वजह से जो भेदभाव होता है। जो कि अमेरिका में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे नस्लीय भेदभाव के बारे में बात करी जाएगी। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किसी की गलतियों को क्षमा करने की क्रिया की भी बात करता है। तो यहाँ पे इस कहानी में हम ये भी देखेंगे कि कैसे वांडा आखिर में जाकर सबको माफ कर देती है, कि दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सही होता है। इस कहानी में हम ये भी देखेंगे। अब अध्याय 5 में जो हमने इसका पहला भाग पढ़ा था, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको वो अच्छे से समझ आ गया हो, ताकि हमें जो ये अध्याय 6 में उसका दूसरा भाग है वह समझने में आसानी हो। और मैं आशा करती हूँ कि आपको वह अच्छे से समझ आ गया था जो पहला भाग था। अब हम इसकी कहानी पर आते हैं। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. तो जब क्लास में बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, सर्कलिंग द रूम मतलब बच्चे घूम रहे थे, जैसा कि होता ही है जब क्लास में अध्यापिका नहीं होती या कुछ पढ़ाई नहीं हो रही होती है। तो जो मॉनिटर है, जो कि प्रिंसिपल के दफ्तर से आई थी, उन्होंने मिस मेसन को, जो कि अध्यापिका है उस कक्षा की, कक्षा 13 की, उन्होंने एक नोट दिया मिस मेसन को। अब मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. मिस मेसन ने बहुत बार, सेवरल मतलब बहुत बार उन्होंने वह जो नोट है उसको पढ़ा और ध्यान से वह उसको देख रही थी। Then she clapped her hands, फिर उन्होंने जोर से अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। और उन्होंने कहा, क्लास अब सब लोग ध्यान दीजिए और सब अपने अपनी सीट पर, यानी कि अपने स्थान पर बैठ जाइए। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, अब जब
पैरों की खिसकने की और चलने की आवाजें बंद हो गई थी। शफलिंग ऑफ फीट मतलब पैरों की आवाजें। जब वह बंद हो गई थी और सब शांत होकर बैठ गए थे, मिस मेसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडा's फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू। मिस मेसन ने कहा, मेरे पास वांडा के जो पिता हैं, वांडा's फादर, वांडा के जो पिता हैं, उनसे एक खत आया है जो मैं सबको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। Miss Mason stood there for a moment, and the silence in the room grew tense and expectant. Miss Mason थोड़ी देर के लिए शांत खड़ी हो गई फिर वहीं पर, और जो शांति थी उस कक्षा में वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गई, और बच्चे अब ये सोचने लगे कि उस खत में क्या लिखा है। जैसे मेरे को लगता है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वांडा के पिता ने उस खत में क्या लिखा होगा। The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. तो अब मिस मेसन जो हैं, जो अध्यापिका हैं, मिस मेसन, उन्होंने अपने जो चश्मा है यानी जो ग्लासेस हैं उनको धीरे से एडजस्ट किया। Her manner indicated that what was coming, और उनका जिस तरीके से खड़ी हुई थी और जो वो कर रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि जो वह कहने वाली है, what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. तो जो ये वो खत पढ़ने वाली है वांडा के पिता का, वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ग्रेट इंपॉर्टेंस का है। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. अब सब लोग ध्यान से सुनने लगे जब मिस मेसन ने ये ब्रीफ नोट यानी कि जो छोटा सा नोट था, ब्रीफ यानी कि छोटा, तो जो छोटा सा नोट था मिस मेसन ने जब ये पढ़ना शुरू किया तो सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अब हम देखते हैं उस नोट में आखिर वांडा के पिता ने लिखा क्या था। डियर टीचर यानी कि प्रिय अध्यापिका, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जो मेरी बेटी वांडा है वो अब स्कूल नहीं आएगी कभी भी। जेक ऑल्सो, और जेक जो है, जो कि वांडा का भाई है, वो भी अब से स्कूल नहीं आया करेगा। जेक वांडा का भाई। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हमें बड़े शहर में जा रहे हैं। बिग सिटी यानी कि बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलैक। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो वह कहते हैं नो मोर हॉलर पोलैक, यानी कि यह जो शब्द उन्होंने यहाँ पे जिसका इस्तेमाल किया है हॉलर पोलैक, वह शब्द उन लोगों के लिए यूज होता है जो कि पॉलिश वंश के होते हैं, जैसे कि वांडा और उसका परिवार था कि वह पॉलिश थे और अमेरिका में आके रहने लगे थे। तो वह ये कहना चाहते हैं, ये जताते हुए, ये एक तरीके से एक ताना देने के तौर से वह ये कहना चाहते हैं कि अब कोई हॉलर पोलैक नहीं होगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और कोई नहीं बोलेगा कि इतना फनी नाम क्यों है, जिस वजह से वांडा को चढ़ाया जाता था। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, और उसके पिता कहते हैं कि जो बड़ा शहर है उसमें बहुत से फनी और अजीब नामों के लोग रहते हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की, तो उन्होंने अपना नाम नीचे लिखा है जैन पेट्रोन्स्की, जो कि वांडा के पिता का नाम था। A deep silence met the reading of this letter. अब जैसे ही मिस मेसन ने ये लेटर यानी कि ये जो नोट भेजा था वांडा के पिता ने, जब वह पढ़ना खत्म किया तो पूरी कक्षा में शांति हो गई थी। Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. तो अब उसके बाद मिस मेसन ने अपना चश्मा उतारा, ग्लासेस यानी कि अपना चश्मा उतारा, उन पे फूंक मारी, ब्लू ऑन देम, फूंक मारी, और एक बहुत ही मुलायम और सफेद रंग के हैंकी से यानी कि रुमाल से अपने चश्मे को साफ किया। Then she put them on again and looked at the class. फिर उन्होंने वो चश्मा वापस पहनकर और कक्षा में को देखा। When she spoke, her voice was very low. और जब उन्होंने वापस बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज जो थी वो बहुत ही धीमी थी, was very low. धीमी आवाज में वह कक्षा से बात करती। अब मिस मेसन क्या कहती,
वह कहती, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings. तो अब मिस मेसन कहती है कि मुझे पता है, मतलब मैं ये बहुत ही ज्यादा विश्वास से कह सकती हूँ कि कक्षा 13 में कोई भी ऐसा लड़का या लड़की नहीं है जो जानबूझकर किसी दूसरे इंसान की भावनाओं को हर्ट करेगा या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, किसी और की भावनाओं को। पर्पसली एंड डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। कि सोच समझकर कोई भी किसी और की भावनाओं को, एनीवन्स फीलिंग यानी कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएगा, दुख नहीं पहुंचाएगा। Because his or her name happened to be a long unfamiliar one. वो भी सिर्फ इस वजह से कि किसी का नाम लंबा और अजीब है। इस वजह से मुझे पता है कि मेरी कक्षा का कोई भी बच्चा किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मिस मेसन को विश्वास था, लेकिन उनका जो विश्वास था वह गलत था, क्योंकि पेगी और मैडी दोनों ही ऐसे बच्चे थे और भी कक्षा में ऐसे बच्चे थे जो वांडा का मजाक उड़ाते थे। I prefer to think that what was said in thoughtlessness. और मिस मेसन आगे ये कहते हैं कि मुझे ऐसा, मतलब मैं ये सोचना चाहती हूँ कि जो भी कहा गया था वो बिना सोचे समझे कहा गया था। थॉटलेसनेस, बिना सोचे समझे कहा गया था। I know that all of you feel the way I do. मुझे पता है आप सब भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। फील मतलब वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा मैं कर रही हूँ। That this is a very unfortunate thing to have happened. कि ये बहुत ही दुखद चीज है। Unfortunate मतलब दुखद चीज है जो कि हुई है। Unfortunate and sad both. दुखद भी और बहुत ही बुरी चीज, बहुत ही उदास करने वाली चीज है ये। And I want you all to think about it. और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बारे में सोचें। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मिस मेसन बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जो भी हुआ, चाहे बिना सोचे समझे हुआ और किसी की नादानी की वजह से हुआ, लेकिन ये बहुत ही दुखद चीज है जिसके बारे में सभी बच्चों को सोचना चाहिए। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। अब जो पहला जो पीरियड था, जो पहली कक्षा थी, मतलब जो क्लास चल रही थी, वह पढ़ाई की थी, स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन। अब मैडी अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। पर वह तब भी अपना ध्यान अपने काम पर नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसको बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, या कह सकते हैं कि बहुत ही बीमार महसूस हो रहा था अपने पेट में। मतलब उसे पेट में अजीब सा लग रहा था कुछ, स्टमक यानी कि पेट में। अब हमें पता है ये बात कि मैडी को कभी भी अच्छा नहीं लगता था जब वांडा का मजाक उड़ाया जाता था। तो अब हम देख सकते हैं कैसे वह गिल्टी फील कर रही है, या कह सकते हैं एक दोषी की तरह महसूस कर रही है कि कहीं शायद ये उसकी गलती थी कि वांडा और उसका जो परिवार है अब वो बड़े शहर में जा रहा है सब कुछ छोड़कर। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. ये बात सच है कि मैडी को कभी अच्छा नहीं लगा था जब पेगी वांडा से पूछती थी कि उसके पास कितने कपड़े हैं अलमारी में। बट शी हैड सेड नथिंग, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। तो हम देख सकते हैं यहीं पे उसको जो एक अपराधी तरह महसूस हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने पेगी को कभी रोकने की कोशिश ही नहीं करी। She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. वो हमेशा शांत खड़ी रही और ये उतना ही बुरा था जितना पेगी जो कर रही थी वो बुरा था। आपको ये बात समझनी होगी कि जब
आप कुछ कि कोई अगर आप किसी बुरे काम के बारे में नहीं कुछ कह रहे हैं, अगर आप शांति से उस बुरे काम को होते हुए देख रहे हैं, तो आप भी उतने ही दोषी होते हैं जितना वो इंसान है जो कि बुरा काम कर रहा है। और इस कहानी में भी हम यही देख रहे हैं। वर्स शी वॉज अ कावर्ड। और फिर मैडी कहती है कि वो तो पेगी से भी ज्यादा बुरी थी क्योंकि वो एक कायर थी। उसने कायरता दिखाई थी कि उसने पेगी को कभी रोकने की कोशिश नहीं करी थी। एटलीस्ट पेगी hadn't considered they were being mean। अब पेगी को ये नहीं लगता था कभी भी कि वह बहुत ही क्रूर या कठोर हो रही है वांडा के साथ। बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। पर मैडी को तो पता था कि वो जो कर रहे हैं वह गलत है और उन्हें नहीं करना चाहिए ये। रॉन्ग यानी कि गलत। तो इसीलिए मैडी को ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो जो कर रहे हैं वे गलत है, पर तब भी उसने कुछ नहीं करा। शी कुड पुट herself in Wanda's shoes। वो अपने आप को वांडा की जगह पर रख पा रही थी। हमने जब अध्याय 5 में ये कहानी पढ़ी है, इसका पहला भाग, तो हमने यही देखा है कि जो मैडी है वह खुद भी गरीब है और उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि अगर वो वांडा की जगह होती तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। तो यानी कि पुट herself in Wanda's shoes का मतलब होता है कि वह अपने आप को वांडा की जगह पर रख पा रही थी। Goodness, wasn't there anything she could do? अब फिर मैडी सोचती कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कर सकती हूँ। तो अब हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि कैसे मैडी को बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है जो वांडा के साथ हुआ। और वो भी इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि अब वांडा जा रही है हमेशा के लिए। अब मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings। अब मैडी बस चाहती कि काश वो वांडा को बता पाती कि वो उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही थी। हर्ट हर फीलिंग्स मतलब भावनाओं को ठेस, वह वांडा की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही थी। She turned around and stole a glance at Peggy। और फिर कक्षा में क्योंकि ये लोग बैठे हुए थे तो मैडी जो है वह पीछे मुड़कर पेगी की तरफ देखती है। स्टोल अ ग्लांस यानी कि वह धीरे से छुपकर मैडी की तरफ देखती है। सॉरी, पेगी को देखती है। बट पेगी डिड नॉट लुक अप। पर पेगी जो है उसने मैडी को नहीं देखा, वह अपना काम करती रही। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि पेगी को अभी भी अफसोस नहीं हो रहा था उसने जो किया था उसका। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। अब मैडी ये सोच रही थी कि हो सकता है वांडा अभी तक नहीं गई हो, अभी तक बड़े शहर नहीं गई हो। मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर। अब हो सकता है कि पेगी जो है कि हो सकता है कि पेगी जो है वो भी मैडी की तरफ अफसोस महसूस कर रही हो और वो भी सोच रही हो कि वह भी कुछ कदम उठाएं ताकि वह वांडा से माफी मांग सके या उसे ये समझा सके कि वह कभी भी उसे हर्ट या उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। और वो वांडा को ये भी बताते कि वह जो प्रतियोगिता थी उसमें विजेता रही है। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और ये भी कि उन्हें लगता है कि वह स्मार्ट थी यानी कि वह एक तरीके से बुद्धिमान थी। कि वह बुद्धिमान थी
और उसके जो 100 कपड़े थे, जो 100 ड्रेसेस थी, वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। यह सब मैडी चाहती थी कि वह वांडा को बता सके। She seemed to be studying hard. अब पेगी जो है, ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि वह बहुत ज्यादा ध्यान से और मेहनत करके पढ़ाई कर रही है। Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. अब मैडी ने कहा, पेगी को बुरा लग रहा हो या ना लग रहा हो, मुझे लेकिन कुछ करना ही पड़ेगा। She had to find वांडा पेट्रोन्स्की, और उसे वांडा को ढूंढना था। फाइंड यानी कि उसे वांडा को अब ढूंढना था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द की बात करते हैं, जैसे कि लिसन क्लोजली। लिसन क्लोजली का मतलब है ध्यान से सुनना। जब मिस मेसन जो नोट है उसे पढ़ रही थी, तो पूरी कक्षा ध्यान से सुन रही थी। दे वर लिसनिंग क्लोजली, इसका मतलब ये होता है। अब हम चर्चा करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या अभी तक जो कहानी थी हमारे वो समझ में आ गई है या नहीं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से? मिस्टर पेट्रोन्स्की का जो खत था, यानी कि वांडा के पिता का, वांडा के पिता का जो एक नोट था, जो खत आया था मिस मेसन के पास, उसमें क्या लिखा था? तो उसमें ये लिखा था कि अब हम बड़े शहर जा रहे हैं, जहां पर कोई चिढ़ाएगा नहीं किसी को उनके अजीब नाम होने की वजह से, या क्योंकि वह पॉलिश है इसलिए। दूसरा प्रश्न है, इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट? तो अब मिस मेसन जो है वो क्लास से गुस्सा है या वो क्लास से सिर्फ दुखी और नाखुश है? अनहैप्पी मतलब नाखुश, अपसेट मतलब दुखी है, उदास है। तो मिस मेसन जो है वो कक्षा से नाखुश और उदास है, क्योंकि वो ये कहती है कि मुझे पता है कि आप लोगों ने जानबूझकर वांडा को परेशान या उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा, जानबूझकर, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका एक अजीब नाम था और उसका एक लंबा नाम था। और वे साथ साथ ये कहती हैं कि हर बच्चे को इस बारे में सोचना चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है वांडा के साथ, वे बहुत ही दुखद है, बहुत ही बुरी चीज हुई है, और इसलिए कक्षा को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसीलिए वह गुस्सा नहीं है कक्षा से, पर वह नाखुश है और उदास है। तीसरा प्रश्न, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडा's फादर? मैडी जो है उसे कैसा महसूस हो रहा है जब वह वांडा के पिता का नोट पढ़ती है? तो मैडी जब वांडा के पिता का नोट पढ़ती है तो उसे एक दोषी की तरह महसूस होता है, उसे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा होता है, और पेट में उसे अजीब सा लग रहा होता है, एक अजीब सी भावना उसके अंदर होती है। और वह वांडा को ये बताना चाहती है कि उसका कभी भी उसे दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। चौथा प्रश्न, व्हाट डज मैडी वांट टू डू? मैडी जो है वो क्या करना चाहती है? मैडी बहुत सारी चीजें जो करना चाहती है, जिनमें से पहली है कि वह वांडा को बताना चाहती है कि उसका इरादा नहीं था उसे दुख पहुंचाने का। दूसरा, वह उसे बताना चाहती है कि वह कितनी बुद्धिमान है, वांडा कितनी बुद्धिमान है, और उसके जो 100 कपड़े थे वह कितने सुंदर थे। पर इन सब से पहले वह वांडा को ढूंढना चाहती है। अब अगर हमें इतना सब समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। When school was dismissed in the afternoon,
Peggy said with pretended casualness. अब जब दोपहर में, आफ्टरनून यानी कि जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हो गई, तब पेगी बहुत ही एक दिखावे के रूप में, या कह सकते हैं अनौपचारिक तरीके से, दिखावा या अनौपचारिक तरीके से ये कहती है कि हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, कि अरे चल के देखते हैं कि उस किड ने यानी कि वांडा ने अभी तक शहर छोड़ा या नहीं। सो पेगी हैड हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड। अब पेगी को भी यही विचार मन में आया था जो कि मैडी को आया था, कि उन्हें जाके देखना चाहिए कि वांडा शहर छोड़कर जा चुकी है या नहीं। और ये बात सुनकर मैडी खुश हो गई। ग्लोड यानी कि वह खुश हो गई, खुशी से चमकने लगी। पेग वॉज रियली ऑल राइट, और मैडी को लगता है कि पेगी जो है वो सही में अच्छी इंसान है। The two girls hurried out of the building up the street towards Boggins Heights. अब जो दोनों लड़कियां हैं वो फटाफट भागकर, हरिड यानी कि फटाफट वह स्कूल से निकली और बॉगिन्स हाइट्स की सड़क पर जाने लगी। The part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon. एक ऐसी जगह, एक ऐसा भाग शहर का जहां पर एक बहुत ही ज्यादा, कह सकते हैं अजीब सा और बुरा एक माहौल था। स्पेशली खासकर कि नवंबर के दोपहरी में, जब थोड़ी सी बूंदाबांदी, ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल, बूंदाबांदी, हल्की सी नमी और बहुत ही ज्यादा निराशाजनक जो जगह थी। डिस्मल यानी कि निराशाजनक। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. अब पेगी ये बोलती है कि एटलीस्ट मैंने कभी उसको फॉरेनर, या कह सकते हैं कि मैंने कभी उसको एक विदेशी होने की वजह से नहीं चढ़ाया था, यानी कि पॉलिश होने की वजह से नहीं चढ़ाया था, और ना ही कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया था। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. और अब पेगी कहती है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उसको ये लग रहा है, कि वो तो उसको समझ आ रहा है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि पेगी यहाँ पर भी वांडा को एक तरीके से अच्छी नजर से नहीं देख रही, क्योंकि उसे लगता है कि वांडा में इतनी अकल नहीं थी कि वह समझ पाती कि पेगी और बाकी सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। I thought she was too dumb. और अब वो यहाँ पे कहती भी है कि मुझे लगा कि वह बहुत ही ज्यादा डम्ब है, या कह सकते हैं मूर्ख है, या बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। डम्ब का मतलब है कि वह मूर्ख। तो पेगी को लगता था कि वांडा जो है वो बहुत ही ज्यादा मूर्ख है और उसे कभी समझ ही नहीं आता कि वह उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और फिर पेगी कहती है और देखो वो कैसा ड्रॉ कर सकती है, मतलब बहुत ही अच्छा, क्योंकि वह चित्र बनाती थी तो वह उस बारे में भी बात करती है। मैडी कुड से नथिंग। अब वापस से मैडी पेगी को कुछ नहीं कह पाई। ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा। वो बस ये आशा कर रही थी, होप्ड यानी कि वह ये आशा कर रही थी कि वो लोग वांडा को ढूंढ लेंगे। शी wanted to tell her that they were sorry they had picked on her. वो वांडा को बताना चाहती थी कि वो कितना ज्यादा अफसोस महसूस कर रही है कि वह वांडा का मजाक उड़ाते थे। पिक्ड ऑन हर मतलब उसको परेशान करते थे।
एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और कैसे पूरी कक्षा को लगता था कि वह बहुत ही अच्छी इंसान है. एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और उससे ये निवेदन करती सॉरी कि वह बड़े शहर ना जाए और यहीं पर रहे, क्योंकि अब सब उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे. एवरीबडी वुड बी नाइस, सब अच्छा बर्ताव करेंगे. She and Peggy would fight anybody who was not nice. और वह उसे यही बोलती कि वो और पेगी जो है, यानी कि मैडी और पेगी जो है, वो हर किसी से लड़ लेते जो उसके साथ अच्छे से नहीं बात करता या उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता. हम देख सकते हैं यहाँ पे अब मैडी कितना ज्यादा बदल गई है. उसके विचार कितना ज्यादा बदल गए हैं. कहा तो एक वक्त ऐसा था जब वह पेगी से भी ये नहीं कह पा रही थी कि वांडा के साथ का मजाक मत उड़ाओ, लेकिन अब वह ये आश्वासन देने को भी तैयार थी वांडा को कि कोई भी अगर उसका मजाक उड़ाता है, उसका अच्छे से बर्ताव नहीं करता, तो वो और पेगी उनसे लड़ लेते. द टू गर्ल्स हरिड ऑन. अब दोनों लड़कियां जो थी वह भागती रही वांडा के घर की तरफ. दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. वो ये आशा कर रहे थे कि वह जो हिल है, यानी कि टॉप ऑफ द हिल, यानी कि जो पहाड़ी की चोटी है, जो पहाड़ी की चोटी है उस तक अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए. बिफोर डार्क यानी कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए. आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, सेड मैडी. और फिर मैडी एकदम से कहती है पेगी से कि आई थिंक यहीं पर पेट्रोन्स्कीज रहते हैं, यानी कि वांडा और उसका परिवार यहीं रहता है. पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, और वह इशारा करती है छोटे से सफेद घर की तरफ. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. और वहां पर जो सूखी और पुरानी घास थी, जो झाड़ियां थी पुरानी घास की, wisps of old grass यानी कि पुरानी घास की झाड़ियां. तो उस घर के आसपास पुरानी घास की झाड़ियां थी और एक रास्ता था चलने का, जहाँ जैसे कि कोई पतली सी बिल्ली हो, मतलब है इतना ज्यादा पतला रास्ता था कि वहां पे चलना मुश्किल था. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. अब जो घर था और उसके सामने जो एक छोटा सा मैदान या बगीचा कह लीजिए जो था, वह बहुत ही शैबी लग रहा था. शैबी का मतलब है दरिद्र लग रहा था. बट क्लीन, पर साफ था. वह देखने में अच्छा नहीं था, बट वैसे साफ था. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress. अब इससे मैडी को वांडा की उस एक कपड़े के बारे में याद आ गया जो कि उसकी बहुत ही गंदी और कह सकते हैं और फीके रंग की जो नीले रंग की ड्रेस थी. फीके रंग की नीली ड्रेस जो कि वह हर दिन पहनती थी, जिसके बारे में उसका मजाक उड़ाया जाता था. तो वांडा को उस एक कपड़े के बारे में याद आ गया, और वो भी दिखने में अच्छा नहीं था, शैबी था, पर क्लीन था, यानी कि साफ था. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. अब घर में ऐसा देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई वहां पर रह रहा है. पेगी knocked firmly on the door, but there was no answer. तो पेगी ने जो दरवाजा है उस पर खटखटाया,
यानी कि नॉक किया, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। She and Maddie went around to the backyard and knocked there. फिर मैडी और पेगी जो थे वो पीछे की तरफ गए घर के, बैकयार्ड यानी कि पीछे की तरफ घर के, घर का जो पिछला हिस्सा होता है, और वहां जाकर भी उन्होंने खटखटाया। Still there was no answer. और तब भी कोई जवाब नहीं मिला उन्हें। No answer यानी कि कोई जवाब नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि उन्हें दिखेगी क्या, मतलब क्या वो वांडा से मिल पाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। There was no doubt about it. The Petronskis were gone. अब उनके मन में कोई भी शिकन नहीं रह गई थी कि पेट्रोन्स्कीज जो है यानी कि वांडा और उसका परिवार जो है वह जा चुके हैं। How could they ever make amends? और अब वो चीजों को कैसे ठीक करेंगे? अमेंड्स यानी कि कैसे चीजों के बारे में, कैसे चीजों जो उन्होंने करा है वांडा के साथ उसका हर्जाना वह कैसे भरेंगे, कैसे उससे माफी मांगेंगे। They turned slowly and made their way back down the hill. वो धीरे से मुड़े, turned slowly यानी कि धीरे से मुड़े और वापस से वो जो पहाड़ी है उसके नीचे जाने लगे। Well, anyway, said Peggy, she's gone now, so what can we do? अब बेगी कहती है अब वो चली गई है तो हम क्या ही कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. अब पैगी आप देख सकते हैं अभी भी कितना ज्यादा घमंड में है। और वह कहती है कि जब मैं उससे बार बार पूछती थी उसके कपड़ों के बारे में तो शायद उसे अच्छे आइडियाज यानी कि अच्छे विचार आ रहे थे, अच्छे विचार आ रहे थे अपने चित्र बनाने के लिए। यहाँ पे भी मतलब पेगी ने अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास किया कि मैंने एक तरीके से चाहते हुए या ना चाहते हुए वांडा की मदद की है। She might not even have won the contest otherwise. क्योंकि हो सकता है मेरे बिना वो शायद प्रतियोगिता जीत ही नहीं पाती। मैडी turned this idea carefully over in her head. और मैडी ने ये जो वांडा ने जो पेगी ने बोला उसके बारे में सोचा। For if there was anything in it she would not have to feel so badly. क्योंकि अगर पेगी की बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो शायद मैडी को इतना ज्यादा बुरा महसूस नहीं हो रहा होता। मतलब मैडी भी अभी भी एक रास्ता ढूंढना चाह रही थी, एक मौका ढूंढना चाह रही थी कि उसे ये बुरा, जो उसको बुरा महसूस हो रहा था वैसा ना महसूस हो। But that night she could not get to sleep. पर उस रात मैडी नहीं सो पाई। She thought about Wanda and her faded blue dress. वो पूरे समय वांडा और उसके फीके नीली ड्रेस के बारे में, फीकी नीली ड्रेस के बारे में ही सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और वो छोटा सा घर जहां वांडा रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उसने उन चित्र के बारे में सोचा, यानी कि उन पिक्चर के बारे में सोचा जो कि वांडा ने बनाई थी उन 100 कपड़ों की। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो कि एक पंक्ति में, ऑल लाइंड अप यानी कि वह सारे एक पंक्ति में सजे हुए थे कक्षा के अंदर। At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. और फिर मैडी एकदम से अपने बिस्तर पर, बेड यानी कि अपने बिस्तर पर वह बैठ गई और अपने हाथों से उसने जोर से अपने माथे को पकड़ा और सोचने लगी। फोरहेड यानी कि माथा, तो उसने जोर से अपने माथे को पकड़ा अपने हाथों से और सोचने लगी।
दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। सबसे ज्यादा ये बहुत ही मतलब मुश्किल ये बहुत ही मुश्किल सोच थी जो उसने आज तक सोची थी। मतलब ये बहुत ही कठिन था उसके लिए इतना सोचना। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। और बहुत देर बाद जाके महत्वपूर्ण वह एक महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुंची। यानी कि इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। और मैडी ने ये सोचा कि ऐसा कभी अब जिंदगी में वापस ऐसा कभी नहीं होगा कि वह सिर्फ देखती रहे कुछ गलत होते हुए। और कुछ ना कहे, ऐसा वापस कभी नहीं होगा। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she'd speak up. अब मैडी ने कहा अगर उसने आगे जाकर कभी भी ऐसा सुना या देखा कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है या उसे परेशान कर रहा है क्योंकि वह अजीब दिखते हैं या क्योंकि उनका अजीब नाम है, तो वह इस बारे में जरूर आवाज उठाएगी। स्पीक अप यानी कि आवाज उठाएगी। अब यहाँ पे हम सभी को मैडी के लिए बुरा भी महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सहानुभूति भी उसके लिए जाग रही है। क्योंकि वह बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है कि वो चीजों को बदल सके। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप। और अब मैडी को फर्क नहीं पड़ता कि अगर वह ऐसा करती है तो पेगी की जो दोस्ती है वह उसे खो देगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा। उसके पास कोई तरीका नहीं था कि वो वांडा के साथ चीजें सही कर सके। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। पर अब आगे जाकर वो कभी भी किसी और को इतना ज्यादा नाखुश नहीं करेगी वापस से। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे कि पहला है पिकिंग ऑन समवन। पिकिंग ऑन समवन का मतलब है किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना, उनकी गलत तरीके से आलोचना करना, यानी कि वही किसी को परेशान करना या उनका मजाक उड़ाना, उसे हम पिकिंग ऑन समवन कहते हैं। डैम्प एंड डिस्मल यानी कि गीला और उदास, यहाँ निराशा की स्थिति व्यक्त करते हुए। तो इस कहानी में जब बॉगिन्स हाइट्स की बात हो रही है तब ये दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, डैम्प एंड डिस्मल यानी कि गीला और बहुत ही एक निराशाजनक एक स्थिति। अब हम चर्चा करते हैं ताकि हम देखें हमें समझ आया है इस कहानी में जो हुआ है या नहीं। तो पहला प्रश्न है, What excuses does Peggy think up for her behavior? Why? तो अब पेगी जो है उसने क्या ऐसे बहाने सोचकर रखे थे अपने बर्ताव के लिए। एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने। तो पेगी ने ऐसे क्या बहाने बताए अपने बर्ताव के लिए और क्यों? तो पहला बहाना जो कि पेगी ने बनाया वो था कि उसने कभी वांडा का मजाक नहीं उड़ाया कि वह एक विदेशी है, और ना ही कभी उसका मजाक उड़ाया उसके नाम को लेकर। और साथ ही साथ वो ये कहती है कि क्योंकि वह बार बार वांडा से पूछती थी कि उसके कितने कपड़े हैं और ये सब, तो उस वजह से वांडा को अपने कपड़ों के डिजाइन के लिए अच्छे अच्छे विचार मिल रहे थे, आइडियाज आ रहे थे उसे।
और कहीं ना कहीं अगर पेगी ऐसा नहीं करती तो वांडा शायद प्रतियोगिता भी नहीं जीतती। वांडा जो है वह लेकिन हाँ सॉरी जो पेगी है वह वांडा की इस बात पर तारीफ जरूर करती है कि उसको ड्राइंग करनी, उसकी जो चित्र बनाने की कला है वह बहुत अच्छी है। अब पेगी ये जो बहाने हैं ये इसलिए सोचती है क्योंकि वह ये नहीं स्वीकार करना चाहती है कि उसने वांडा के साथ गलत किया था। दूसरा प्रश्न, व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन्स हाइट्स? मैडी जो है वह क्या सोच रही है जब वह बॉगिन्स हाइट्स जा रहे हैं? तो मैडी जो थी वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा और क्षमा प्रार्थी महसूस करी थी वांडा की तरफ, और उसे बार बार यही अफसोस हो रहा था कि उसने पेगी को कभी नहीं रोका जब वह वांडा का मजाक उड़ाती थी। वह बहुत ही ज्यादा उदास महसूस कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि पेगी जो है वह अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही थी वांडा के साथ।